चलो सिमरन, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। है ना, कल हम लोग यहाँ पे एम आई ऑडिबल सिमरन? यस सर। तो कल हमने यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क के बारे में पढ़ना चालू किया था कि भाई रिस्क बेसिकली जो हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल बिजनेस स्टेटमेंट है, इट इज फर्दर उसके दो कंपोनेंट हैं। एक उसमें इनहेरेंट रिस्क होता है इन्वॉल्व, और एक उसके हैं? अंदर जो बोलो। दूसरा रिस्क इन्वॉल्व होता है वो दूसरा हैं? हमारा। तो तय केक लगा तय के बाद कर देते इसका कान को छेद कर बुझाया। ठीक है, तो दूसरा जो रिस्क इन्वॉल्व होता है वो हमारे कंट्रोल रिस्क इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इनहेरेंट रिस्क क्या है? इनहेरेंट रिस्क मतलब जब आप जनरली जो काम इनिशियली जो रूटीन प्रोसेसेस आप अपनी बिजनेस में करते हो, तो उन रूटीन प्रोसेसेस में जो भी कुछ गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, इट इज कॉल्ड एज इनहेरेंट रिस्क। उनको ठीक करने के लिए भी आपने कुछ नहीं किया है। हमें बस ये समझना है कि इनिशियली जैसे आप काम कर रहे हो, आपने इनिशियली काउंटिंग करी, तो उसमें क्या आप लोगों से गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो अब नाउ दे हैव स्टेटेड सर्टेन एग्जांपल, जैसे कि इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे मान लीजिए कि भाई आपने अकाउंटिंग करते वक्त जो है अब कुछ खर्चा किया, जो खर्चा बेसिकली एक्सपेंडिचर पे किया था रिपेयर्स के। तो अगर आप एक्सपेंडिचर रिपेयर पे कर रहे हो, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस और नो? इट इज अ यस रेवेन्यू सर। एक्सपेंडिचर, और आपने उसको इनिशियली अकाउंटिंग करते हुए गलती से उसको कैपिटल कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये एक तरीके का इनहेरेंट रिस्क है। ये गलती हम लोगों से इनिशियली काम करते वक्त हो सकती है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ किया होगा नहीं हो किया होगा इस तरह की गलतियों को डिटेक्ट करने के लिए, बट ये इनिशियली हमसे कुछ गलती हो सकती है। उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि आपके एसेट्स हो सकते हैं कि ओवर स्टेटेड हो जाए अगर द लाइफ ऑफ हैव बीन एक्सटेंडेड फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस विदाउट एनी जस्टिफिकेशन फॉर। तो हम ये देख रहे थे कि भाई कोई एसेट जब इनिशियली अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो हमें ये डिटर्मिनेशन करना पड़ता है, हमें ये एस्टिमेशन करना पड़ता है कि भाई अकाउंटिंग जो है किसी भी एसेट पे उसकी लाइफ कितनी होगी, उसी के बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। तो अब इनिशियली अकाउंटिंग करते वक्त वो जो एस्टिमेशन लिया वो गलत ले लिया। हमने डेप्रिसिएशन की लाइफ बढ़ा दी। तो डेप्रिसिएशन की लाइफ अगर बढ़ा दी है बिना किसी जस्टिफिकेशन के, ठीक है, तो आपके एसेट ओवर स्टेटेड दिखेंगे, है ना, उसकी वैल्यू उतनी है नहीं जितनी आपने अपने बुक्स में दिखा रखी है। एक ये एग्जांपल हो गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है एग्जांपल यहाँ पे सिमरन? ठीक है। यस सर। ठीक है, ओवर स्टेटेड है इफ एसेट्स ऑर्डर्ड बट नॉट डिलीवर्ड बाय द रिपोर्टिंग डेट आर इंक्लूडेड। अब गलती ये हो गई इनिशियली कि भाई हमने कुछ एसेट्स खरीदे थे लेकिन अभी तक हमारे पास वो पहुंचे नहीं और हमने उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक्स में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो यहाँ पे अंडर स्टेटेड हो सकता है अगर आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर नहीं किया, कुछ चीज खरीदी उसको गलती से रेवेन्यू मान लिया। तो ये सब सर्टेन एग्जांपल्स हमारे इनहेरेंटली ये शुरू में हमसे गलतियां हो सकती हैं। आया सर, क्लियर है यहाँ पे? ये सब सर्टेन मतलब अब सारे एग्जांपल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, वो तो आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इन्होंने कुछ बताया कि इनिशियली जब हम लोग कोई काम करते हैं तो ये सब गलतियां हमसे हो सकती हैं और इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक इम्पैक्ट होता है। हमारे एसेट्स ओवर स्टेट हो जाते हैं, हमारी लाइबिलिटीज ओवर स्टेट हो जाती हैं, या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर स्टेटेड हो सकती हैं। ये सब हो सकता है। ठीक है भाई, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो इनहेरेंट रिस्क के का मतलब एग्जैक्टली ये हो गया कि जब आप सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हो कि भाई इनिशियली जब हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उस काम में क्या एरर होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब जब बात आप कंट्रोल रिस्क को करते हो, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल लेवल तक नहीं रहता है। जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो और आपको पता है कि यार हमसे गलतियां होंगी, हमारे बिजनेस में हमारे साथ फ्रॉड हो सकते हैं, तो आप उनको रोकने के लिए, आप उनको सिर्फ रोकने का, आप उनको डिटेक्शन, पहली बात तो हमको पता चलना चाहिए हमसे कोई गलती हो गई है, उसका करेक्शन। ठीक है, तो डिटेक्शन, उसका करेक्शन, आप दोनों बातें यहां पर करोगे। आइडेंटिफिकेशन भी होगा, डिटेक्शन भी होगा, करेक्शन भी होगा। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहाँ पे? तो आप यहाँ पे क्या करना चाहोगे? आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया लेकिन अब ये इनिशियली जो भी गलतियां हो रही है उनको रोकने के लिए आपने कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे बनाई है, जिसको कि बेसिकली इंटरनल कंट्रोल कहता है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल क्या है वो बहुत डिटेल में एक अलग से हमारे पास चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिर भी समझने के लिए। ठीक है, तो जो आपके बिजनेस की इनहेरेंट प्रोसेसेस हैं, मैं यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे सेल करना, परचेज करना,
अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, ये आपकी इनहेरेंट प्रोसेस होती है। तो इन इनहेरेंट प्रोसेसेस को जब आप फॉलो करते हो तो इनहेरेंट प्रोसेसेस में एरर्स और फ्रॉड्स हो सकते हैं। ठीक है, इन एरर्स और फ्रॉड्स को रोकने के लिए आप यहां पे और प्रोसेसेस बनाओगे, जिन प्रोसेसेस को बेसिकली इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेसिकली? इंटरनल कंट्रोल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह की प्रोसेस ही है जिसका काम इनहेरेंटली काम होने वाले में गलतियों को रोकना है। अब जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई, ऊपर हम लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि भाई गलती से हमने रेवेन्यू को कैपिटल में कंसीडर कर लिया। तो अगर ये इनहेरेंटली हो गया है तो आपके पास क्या प्रोसेस है कि इस तरह की गलतियों को आप रोकोगे? कुछ ना कुछ प्रोसेस आपने सेटअप किया होगा ना बेटा, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। तो वो जो प्रोसेस है बेसिकली, जिस प्रोसेस का काम ही इस तरीके के इनहेरेंट प्रोसेसेस के अंदर गलतियों को डिटेक्ट करना, उनको करेक्ट करना, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बेसिकली इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, मैं कुछ सर्टेन एग्जांपल्स अभी दूंगा ना यहाँ पे आपको समझ में। अब क्या होगा कि इसको इस तरीके से समझो, इन्होंने यहाँ पे इसको भी एक रिस्क की तरह क्यों कंसीडर किया है कि कंट्रोल करने में भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो क्या होता है कि, ठीक है, आपने यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क की बात करी है सर। तो क्या हो गया कि कोई इनहेरेंट प्रोसेस में से यहां पे एरर आ गई, गलती हो गई, आगे चली गई। आगे जाएगी तो कहां तक जाएगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगी ना भाई, हाँ है ना? यस सर। तो अब क्या करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगी तो आपने यहां पर एक चेक बना दिया जिसको हमने इंटरनल कंट्रोल बोला। ये इंटरनल कंट्रोल क्या करेगा कि यहां इनहेरेंटली जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को डिटेक्ट करेगा और उनको करेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन कई बार कोई एरर ऐसी हो जाती है जो क्या हो सकता है कि हमने कितनी भी कोशिश कर ली उसको रोकने के लिए, फिर भी वो एरर जो है छुपते छुपाते कहां तक पहुंच गई, वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच गई और अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके रिफ्लेक्ट कर रही है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स की भी अपनी खुद की लिमिटेशंस है। इंटर नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस चीज को समझो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। हर चीज में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस होते हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई आपको भगवान परफेक्ट बना के नहीं भेजता, और कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी। इसी तरह से हम कुछ भी सिस्टम बना ले उसमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी होंगी। तो आपने इनहेरेंट प्रोसेस में एरर्स को या फॉल्ट्स को रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल बनाया, लेकिन फिर भी कुछ एरर्स हैं जो कि कैसे ना कैसे करके आगे चली गई, हाँ या ना, यस और नो? यस सर। ये बात। तो अब क्या है कि यहां से जो गलतियां होकर के आगे चली जा रही हैं, ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है कि यहां से गलतियां कितनी जो है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंटरनल कंट्रोल काम कैसा कर रहा होगा। अगर ये इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा अपना काम करने में, तो ये गलतियां जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना भाई, सिंपल सी बात। और यस सर। अगर ये इंटरनल कंट्रोल जो आपने बनाया वो इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं है तो यहां पर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक गलतियां जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो एज अ ऑडिटर अभी ऑडिट करनी नहीं है, अभी सिर्फ ये समझना है कि इनहेरेंटली यहाँ पे रिस्क कितना है एरर्स होने का। आपको क्या समझना है? सबसे पहले आपको ये समझना है कि इनहेरेंटली यहां पर एरर्स होने का रिस्क कितना है। ठीक है, फिर आपको ये समझना है कि इंटरनल कंट्रोल्स काम कैसे कर रहे हैं और उनके काम करने के बाद यहां से एरर्स होने का रिस्क, एरर्स पास होने का रिस्क कितना है। तो पहले ये समझो कि इनहेरेंटली गलतियां कितनी हो सकती हैं, फिर ये समझो कि इंटरनल कंट्रोल से पास होने के बाद भी गलतियां कितनी हो सकती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आ गया समझ में, हाँ या ना? यस सर। और इन दोनों का रिस्क का आपका जो असेसमेंट होगा वो टोटल असेसमेंट आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जब आप टोटली कंसीडर करते हो तो उसमें दो चीजों का एडिशन हम लोग करते हैं कि भाई हमने इनहेरेंटली जो कंसीडर किया
कि भाई बिना किसी कंट्रोल को अप्लाई करे हुए क्या गलतियां हो रही हैं, और कंट्रोल को अप्लाई करने के बाद क्या गलतियां होने के चांसेस है, रिस्क है। ये टोटल हमारा कंसीडरेशन जो होता है, इसको रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का जो है वो यहाँ पे कंसीडरेशन कहते हैं। आ गया समझ में? क्लियर है सिमरन यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट हो तो बता देना सिमरन यहाँ पे। नहीं है कोई डाउट? नहीं समझ में आ गया? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो अब जो हमारा ISA 200 है वो कंट्रोल रिस्क को डिफाइन किस तरीके से कह रहा है, दैट अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड अकर एंड दैट कुड बी मटीरियल विल नॉट बी प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड करेक्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस। तो कंट्रोल रिस्क का मतलब कि भाई इस बात का रिस्क कि कोई मिस स्टेटमेंट हो सकता है जो कि मटीरियल है, जिसको कि हम टाइमली बेसिस पर, ठीक है, हमारे कंट्रोल्स के थ्रू यहां पे प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट नहीं कर पाए। तो पहले हमारे कंट्रोल्स जो है उनका काम है कि किसी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को होने से रोकना, अगर हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना, करेक्शन करना। तो इस बात का कितना रिस्क प्रेजेंट है कि हमारे ये कंट्रोल्स ये काम करने में जो है वो सक्षम नहीं रहे। ठीक है, उन्होंने अपना काम कितने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि अगर वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तभी उनके होने के बाद भी हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट चले जाएंगे और वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। आ गया समझ में? यहाँ पे क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है। द क्लाइंट शुड हैव कंट्रोल। अब इन्होंने इंटरनल कंट्रोल्स को समझा, क्लाइंट के पास क्या होना चाहिए, कंट्रोल्स होने चाहिए, जैसे कि ऑथोराइजेशन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशन, फिजिकल कंट्रोल्स एक्सेट्रा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स अकरिंग व्हेन ट्रांजेक्शंस आर इनिशिएटेड, प्रोसेस होते हो। जब आप किसी ट्रांजेक्शन को इनिशिएट करते हो, प्रोसेस करते हो और उसको रिकॉर्ड करते हो, तो उस टाइम पर क्लाइंट के पास कंट्रोल्स होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथराइजेशन एक कंट्रोल है, ड्यूटीज को सेग्रीगेट करना एक तरीके का कंट्रोल है, रिकंसिलिएशन करना कंट्रोल है, फिजिकल कंट्रोल होने चाहिए जो आपके इस काम को रोकेंगे। ठीक है। अब आप इसको समझो कि भाई होता क्या है, जब आप जैसे से फॉर एग्जांपल कि आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, आप उन एम्प्लॉयज से काम कराते हो, हर महीने काम करने के बाद उनको सैलरी देनी पड़ती है, तो सैलरी का कंप्यूटेशन करना पड़ता होगा, करना पड़ता नहीं होगा? नहीं होगा कंप्यूटेशन? यस सर। होता होगा कंप्यूटेशन। तो उसका कंप्यूटेशन होता है, कंप्यूटेशन होने के बाद वो बैंक के पास जाता है कि भाई इनका पेमेंट कर दो। तो अब इस काम को कोई चेक नहीं कर रहा, ये तो भाई जनरल काम है, ये तो इनहेरेंट काम है ना। आपके यहाँ पे लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको सैलरी दोगे दोगे, ये कोई स्पेशल काम तो है नहीं। इट इज अ जनरल वर्क, इट इज इनहेरेंट वर्क। आप अपना बिजनेस करोगे तो ये काम करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो लेकिन इस पूरी प्रोसेस के अंदर आप ये चीज समझो कि भाई जो कंप्यूटेशन होकर के और बैंक के पास जा रही है, इसमें यहाँ पे एक रिस्क है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गलती होकर के चली जाए, या फिर जो लोग कंप्यूटेशन करने का काम कर रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे चेक लगा दिया, आपने बोला जो अकाउंट्स मैनेजर है वो इसको वेरीफाई करेगा। ठीक है, वो वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद ही वो बैंक में जाएगा। अब ये कराना जरूरी नहीं था वैसे, अगर देखा जाए तो ये रूटीन का प्रोसेस नहीं है, ये आपने एडिशनली एक प्रोसेस सेटअप किया है। ये काम करना जरूरी नहीं था ना भाई, रूटीन का प्रोसेस तो है नहीं। लेकिन आप क्या नहीं चाहते थे भाई, किसी तरह का फ्रॉड एंड एरर्स नहीं हो, बैंक के पास जाने से पहले एक हमारा जो अकाउंट्स मैनेजर है वो उसको वेरीफाई कर ले कि भाई कंप्यूटेशन सब तरीके से सही करी गई। ठीक है, तो आपने एक कंट्रोल बना दिया, आपने ऑथराइजेशन क्रिएट कर दिया। उसके बाद होगा क्या कि यहां पर ये चेक होकर के जाएगा। तो इस तरीके के ऑथराइजेशन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। आगे भाई समझ में क्या, ये कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो अगर आपके कंट्रोल्स इस तरीके के होंगे तो मिस स्टेटमेंट्स को होने से रोकेंगे। ठीक है। इफ कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं होंगे तो कंट्रोल रिस्क आपका ज्यादा होगा, देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट अकरिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर। बाकी उन्होंने बोला है कि इसको हमने डिटेल में एक सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स करके चैप्टर है, वहां पर है। अब लास्ट हमारा आ गया डिटेक्शन रिस्क। देखो यहां तक तो काम किसका था, यहाँ तक तो क्लाइंट का काम था, ये दोनों रिस्क को मेंटेन करना। देखो इनहेरेंट रिस्क को कम करने की जिम्मेदारी और कंट्रोल रिस्क को कम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी है? बिजनेस।
इसको कम कौन करके रखेगा? बिजनेस। हमारा क्लाइंट करके रखेगा, है ना। यहां तक वो कर सकता है काम। ठीक है, अब बात आती है डिटेक्शन रिस्क की। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल से पास होकर के कोई भी चीज अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ चुकी है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास आ गया है? अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर के पास आ गया है। अब ऑडिटर को क्या करना? ऑडिट करनी है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि कोई एरर यहां से चली और एरर चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आ गई। ठीक है, वो कंट्रोल रिस्क जो है, वो कंट्रोल भी उसको नहीं रोक पाया, इनहेरेंटली वो गलती भी हो गई और वो कंट्रोल भी नहीं रोका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिटर का काम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है। तो ऑडिट करते वक्त क्या आप ये कोशिश करोगे कि भाई वो जो गलती हो गई है, उस गलती का डिटेक्शन हो जाए? कोशिश करोगे नहीं करोगे? यस सर। ठीक है, तो आपका तो काम ही है ये ऑडिट करना। तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो तो आपकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि भाई जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर कोई चल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आ गया है, तो हम उसको डिटेक्ट कर लें और अपने क्लाइंट को बोलें कि भाई ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, इसको सुधारो, इसको सही करो। ठीक है, तो अब लेकिन ऑडिटर को ये चीज पता है कि मैं कितना भी अच्छा, जब क्लाइंट कितना भी अच्छा काम कर ले और फिर भी वो कुछ गलतियों को नहीं रोक सकता, तो ऑडिटर के साथ भी तो ये बात है, हम भी तो इंसान ही है भाई। हम भी कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाएंगी जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यस और नो? यस सर। है ना, ये तो होगा ही सही ना। जब क्लाइंट का बिजनेस है यार, जब वो खुद ही इस चीज को 100% नहीं रोक सकता है तो हम भी नहीं रोक सकते। लेकिन हमें इसके चांसेस को तो रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें काम तो इस तरीके से करना पड़ेगा ना कि हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट कर सकें। ठीक है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई यहां पर ऑडिट करने के बाद भी जो कुछ गलतियां रह जाएंगी उनका कितना रिस्क है, जो अनडिटेक्टेड रह जाएंगी उनका कितना रिस्क या उनका कितना चांसेस प्रेजेंट है। आगे बात समझ में क्लियर यहाँ पे बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क वो रिस्क होता है कि ऑडिटर के प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी, परफॉर्म बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट टू एन एक्सेप्टेबल नॉट डिटेक्ट, तो उसके प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी कुछ मिस स्टेटमेंट एग्जिट कर सकते हैं जो कि मटीरियल होंगे। उस तरीके के रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द मटीरियल मिस स्टेटमेंट इवन आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स। ठीक है, तो अब आपका टोटल ऑडिट रिस्क इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट के बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क कितना प्रेजेंट करता है, कंट्रोल रिस्क कितना प्रेजेंट करता है, और वहां पे डिटेक्शन रिस्क आपके ऊपर जो है डिपेंड, वो कितना प्रेजेंट करता है। तो टोटल ऑडिट रिस्क किन तीन चीजों के ऊपर डिपेंड हो गया? टोटल हमारा ऑडिट रिस्क किस चीज के ऊपर डिपेंड हो गया? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट प्लस डिटेक्शन रिस्क। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सर ये डिपेंड करता है इनहेरेंट रिस्क पे, डिटेक्शन रिस्क पे। इन दोनों को हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। और एडिशनली ऑडिटर के काम करने के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम लोग डिटेक्शन रिस्क कहते हैं। ये हमारा टोटल ऑडिट रिस्क होता है। आ गया भाई समझ में? क्लियर यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो ऑडिट रिस्क का मतलब था क्या इनिशियली? वापस जाकर देखेंगे कि भाई इस बात का रिस्क कि आप एक इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड हो। और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इसके तीन कंपोनेंट होते हैं कि इनहेरेंट रिस्क कितना प्रेजेंट करता है, डिटेक्शन रिस्क कितना प्रेजेंट करता है, और सॉरी, इनहेरेंट रिस्क कितना प्रेजेंट करता है, कंट्रोल रिस्क कितना प्रेजेंट करता है, और डिटेक्शन रिस्क कितना प्रेजेंट करता है। इन तीनों के ऊपर टोटल हमारा ऑडिट रिस्क डिपेंड होता है। क्लियर है भाई? समझ में आ गया है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। चलो, तो डिटेक्शन रिस्क के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या है कि भाई कोई गलती मिले ही ना ढूंढने से, हमारे काम करने के बाद भी। अब डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है, इसमें भी फिर से दो कंपोनेंट है डिटेक्शन रिस्क में भी। क्या क्या कंपोनेंट है? एक आपका सैम्पलिंग रिस्क है, एक आपका नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। अब सैम्पलिंग रिस्क बेटा वो रिस्क है कि आप सैम्पलिंग करो, ठीक है, सैंपलिंग करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे। क्या होता है कि अब आपको इस चीज को धीरे धीरे और समझना पड़ेगा कि ऑडिट में आप सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते। आप इसे कंसीडर करो कि भाई जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है नहीं है? रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाँ या ना? यस सर। जो भी कंपनी आपके दिमाग में आ रही हो।
है ना। मेरे को ज्यादा तो पता नहीं क्यों टाटा, क्योंकि वो पॉपुलर भी इतनी है, तो कोई मैं बच्चे को एग्जांपल देना होता है तो टाटा रिलायंस याद आता है। बहुत सारी कोई भी कंपनी आप कर, तो वो लोग जब इतने बड़े बिजनेसेस कर रहे हैं तो उनके ट्रांजेक्शन्स कितने सारे होते होंगे, लॉट्स ऑफ, दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अ डे टू डे लाइफ, बहुत सारे हो रहे हैं। खूब सारे सेल के ट्रांजेक्शन होते हैं, खूब सारे परचेज के ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज को सैलरीज दी जाती हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो अब आप ये समझिए कि क्या एज अ ऑडिटर आप ये सारे ट्रांजेक्शन्स एक एक करके वेरीफाई कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल कि सर एक एक करके सारे ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर लेंगे? नो सर। नहीं कर सकते। तो एज अ ऑडिटर हमारे काम करने का तरीका क्या है? हमारे काम करने का तरीका है सैम्पलिंग। तो हम इतने सारे ट्रांजेक्शन्स में से कुछ सैंपल ट्रांजेक्शन्स हम लोग टेस्ट करते हैं। तो अब आप इस चीज को समझिए कि अगर मेरी पॉपुलेशन में 100 ट्रांजेक्शन है, तो ये पूरे 100 ट्रांजेक्शन चेक नहीं करे। वी नीड टू सेपरेट अ सैंपल साइज। एक सैंपल का साइज लेना पड़ेगा और आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो से फॉर एग्जांपल हमने 10 ट्रांजेक्शन्स का सेपरेशन साइज सेपरेट कर लिया, इन ट्रांजेक्शन्स को ऑडिट किया और अपना कंक्लूजन इन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर बेस किया। ठीक है, तो आपने कितने ट्रांजेक्शन छोड़ दिए जो नहीं चेक किए? कितने छोड़ दिए आपने? 100 में से 10 कर लिए। 90। 90 ट्रांजेक्शन्स आपने, ये आपके अनसैंपल्ड रह गए, अब अनचेक रह गए। ठीक है, तो आपने अपना कंक्लूजन सिर्फ 10 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ही बेस किया है। अब डिटेक्शन सैम्पलिंग रिस्क ये कहता है कि भाई हम जो ओपिनियन 10 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर अपने सैंपल के बेसिस पे दें, और वो किससे अलग हो सकता है, इस बात का रिस्क ना बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर पे। तो अगर आपने पूरे सारे ट्रांजेक्शन चेक किए होते हैं और आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते, और अब इस कंक्लूजन में और इस कंक्लूजन के बीच में बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो गलत कंक्लूजन है ना। आपकी जिस कंक्लूजन पे पहुंचे उसी की बेसिस पे अपना ऑडिट ओपिनियन देगी। तो अगर मैं पॉपुलेशन के अंदर किए गए सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करता हूं और जो मैंने सैम्पलिंग में चेक किए हैं उनमें, उनके बेसिस पे जो कंक्लूजन है, दोनों ही कंक्लूजन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। उस डिफरेंस के होने के चांसेस को हम लोग सैम्पलिंग रिस्क बोलते हैं। आया समझ में यहाँ पे? यस सर। ठीक है, और अब आप इस चीज को समझिए ऐसा क्यों है, क्योंकि आपने जो सैंपल लिया है, ये सैंपल ही गलत लिया है। ये सैंपल किस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब आपने सैंपलिंग करने का तरीका गलत चुना। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो डिटेक्शन रिस्क आपका क्या था कि भाई हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए, फिर भी सर हम लोग जो है वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ठीक है, और उसका एक मेजर कंपोनेंट सैम्पलिंग रिस्क है, क्योंकि हमने सैम्पलिंग गलत कर दी और सैम्पलिंग के बेसिस पे जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो कंक्लूजन हमारे, अगर हम सारे सैंपल्स को चेक करते तो उससे बहुत ज्यादा अलग हो गया है। ठीक है, तो ये जो रिस्क है कि इस बात के चांसेस कि भाई ऐसा कितने चांसेस हैं कि भाई हमारा सैंपल गलत सैंपल होगा, उसको हम लोग यहाँ पे सैंपलिंग रिस्क कहते हैं। ठीक है, अदर देन और कोई रीजन से अगर आप एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन पे पहुंच जाते हो तो नॉन नॉन सैंपलिंग नहीं। तो सैंपल करने के अलावा और दूसरी वजहों से अगर आप इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन की तरफ पहुंच गए हो, ठीक है, तो वो सारे हमारे नॉन सैंपलिंग रिस्क के अंदर आ जाते हैं। ये भी समझ में आ गया यहाँ पे? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि ऑडिटर को must amend the audit approach in response to risk assessment to ensure they detect the material misstatement। तो आप इस चीज को समझिए कि अभी तो ऑडिट करना आपने स्टार्ट भी नहीं किया है। आपको किन किन रिस्क का पूरा, आपको पूरे ऑडिट रिस्क का असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसमें इनहेरेंट रिस्क आ जाएगा, जिसमें कंट्रोल रिस्क आ जाएगा, जिसमें डिटेक्शन रिस्क आ जाएगा। डिटेक्शन रिस्क में आपके नॉन सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग, तो आपको इस इन सभी रिस्क का क्या करना पड़ेगा, एक एक करके असेसमेंट करना पड़ेगा। और उस असेसमेंट को करने के बाद ही हम हमारे ऑडिट रिस्पॉन्सेज यहाँ पे क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। आप कभी भी ऑडिट करना सीधा चालू नहीं करोगे। पहला काम क्या है कि वे ऑडिटर्स का असेसमेंट किया जाए।
जिस असेसमेंट में इनिशियली इनहेरेंट रिस्क का असेसमेंट होगा, बाद में कंट्रोल रिस्क होगा, डिटेक्शन जिसमें सैम्पलिंग नॉन सैम्पलिंग रिस्क सभी तरीके के रिस्क का पूरा असेसमेंट किया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आप ये कैसे कर सकते हो, जब आप ये रिस्क असेसमेंट कर लें तो यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म की। ठीक है, अब जैसे रिस्क समझ में आया ना, तो आप क्या सोच करके गए थे ऑडिट करने के लिए, और अब आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया, तो आपको अपनी अप्रोच हो सकता है चेंज करनी पड़े। तो जैसा रिस्क असेसमेंट हुआ है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस स्टाफ को लेकर के आए। ठीक है, कैसे आप, क्या नेचर, क्या टाइमिंग, क्या एक्सटेंड होगा आपका, मेंबर्स को, आपके टीम मेंबर्स होंगे, कैसे आप उनको डायरेक्ट करेंगे, कैसे आप उनको सुपरवाइज करेंगे, अनप्रिडिक्टेबिलिटी के एलिमेंट्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे, और आपको अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी में बदलाव करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस तो सर। जैसा आपका रिस्क असेसमेंट होगा, वैसे आप अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी में जो है वो चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब आईएसए 330 ये कह रहा है ऑडिटर रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, तो जैसा आपने असेसमेंट किया रिस्क का, वैसा आपका स्ट्रेटेजी में चेंज करते हुए आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, ऐसा हमारा आईएसए 330 कहता है। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? अब इन्होंने ऊपर एक टर्म यूज करी थी कि सर प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म, अब मुझे मेरा प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म किस लेवल तक एक्सरसाइज करना है। अब सर ये प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म है क्या, ये हमको समझना पड़ेगा। तो वर्ड यहाँ पे यूज किया प्रोफेशनल। प्रोफेशनल, तो आप जब ये पढ़ाई करके प्रोफेशनल बन जाओगे, तो आप काम करोगे, और आप काम करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई हम ऑडिट कर रहे हैं, और जब ऑडिटर जाता है तो आप इस चीज को समझिए कि लोग आपकी तरफ सामने अच्छा रहने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे? भाई आप ऑडिटर हो, आप तो उनकी गलतियां पकड़ने के लिए गए हो, है ना? डिटेक्शन हमने एक टर्म यूज किया कि हमारा तो काम ही है कि भाई डिटेक्ट करना है, मटेरियल में से स्टेटमेंट जितना खोद खोद करके निकाल सकते हैं वो निकाल। तो लोग तो आपके सामने अच्छा होने की कोशिश करेंगे, सही ना, चीजें सही दिखाने की कोशिश करेंगे, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अगर चीजें सही लग रही हैं, तो क्या ऑडिटर को रिलैक्स हो जाना चाहिए कि चलो भाई सब चीजें बढ़िया ही है, अपना काम करो, जैसे तैसे करने आए हो, और अपनी रिपोर्ट बनाओ, चल जाओ? ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर चीजें सही है, चीजें खराब है, जब चीजें खराब है जब तो दिख ही रहेगी खराब ही है भाई, वहां तो काम करना है। लेकिन जब चीजें सही है तब भी आपका माइंड क्वेश्चनिंग होना चाहिए, आपको आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको उन कंडीशंस से अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, वो कंडीशंस, वो सर्कमस्टांसेस आपको बता सकते हैं कि भाई देखो यहाँ पे फ्रॉड एंड एरर्स की वजह से मिस स्टेटमेंट होना चाहिए, हो सकता है। तो एक एटीट्यूड आपको कैरी करना पड़ेगा क्वेश्चनिंग माइंड का, कि आप जब भी आपको कोई भी ऐसी कंडीशन दिखती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति दिखती है जो आपको ये बताती है कि भी यहाँ पे मिस स्टेटमेंट होने के, पॉसिबल मिस स्टेटमेंट होने के इंडिकेशन है, तो आपको वहां पे जो है वो क्वेश्चनिंग माइंड का एटीट्यूड रखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा उनसे भी ऐसा क्यों है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप अपने क्लाइंट की ऑडिट कर रहे हो, और आपने देखा है कि इन्होंने इस साल बहुत सारा मशीनरी ठीक कराने को लेकर के खर्चा किया है। अब ये बात आपको पता चली, तो एज अ प्रोफेशनल आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कुछ आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? सोचो। मशीन्स होनी भी चाहिए पहले। क्या आना, क्या आएगा आपके दिमाग में? कि मशीन्स अवेलेबल होनी चाहिए। मशीन्स अवेलेबल नहीं होनी चाहिए? आप इस चीज को समझो, जब मैंने आपको स्टेटमेंट दिया क्या था कि भाई आपको ये चीज पता चली कि आपके क्लाइंट ने इस साल बहुत सारी मशीनरी की रिपेयर्स पे खर्चा किया है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है, आपका माइंड मिस स्टेटमेंट की तरफ इंडिकेशन देगा। देखो समझो, फाइनेंशियल आपने को सिर्फ ये मतलब है कि ऑडिट रिस्क को मैं कैसे कम करूंगा, ऑडिट रिस्क क्या है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन का। तो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन तो तभी दूंगा ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड होंगे, तो मिस स्टेटमेंट की तरफ होगा। तो मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है, मेरे मैंने जो उनको एग्जांपल दिया कि कहीं इन्होंने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कंसीडर नहीं कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा किया गया है तो इनके एसेट्स ओवर स्टेटेड होंगे। ये मेरा माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। आया समझ में, यस और नो? तो आप एक कंडीशन को देखते हैं,
आप एक सर्कमस्टांस को देखते हैं, आप एक इंफॉर्मेशन को देखते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को देख सुनने के बाद आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इससे क्या पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे बेटा? यस और नो? यस सर। ये प्रोफेशनल तो अब लोग कहते हैं ना कि भाई जो वकील लोग होते हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग होते हैं ये बहुत चंड होते हैं, ये बहुत चालाक लोग होते हैं। अब क्यों? क्योंकि हमारा काम करने से ही हमारा जो एटीट्यूड है वो डेवलप होता है, हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, उसी तरीके से हमारी पर्सनालिटी वैसे डेवलप होती है। तो जब हम काम करते हैं तो यही सब चीजें दिमाग में लेते हैं, तो हमारी ना लाइफ में भी यही सब चीजें चलती है। अभी कोई चीज सीधी सीधी हमको नहीं दिखेगी, जब भी कोई काम करोगे तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा इसने ऐसे क्यों कर दिया। मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे साथ ये चीजें अब मेरे साथ हो ये गया है कि मेरी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप हो गई, तो मैं कोई भी किसी के साथ भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में वही सब चीजें पीछे होती है। तो आपके साथ भी ग्रेजुअली ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? इस वजह से आपके काम से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, इसलिए हम लोगों को लोग चंड चालाक बोलते हैं। आया भाई समझ में? यस सर। हाँ, तो दिस रिक्वायर द ऑडिट टीम टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ either client activities are likely to affect his financial statement. The audit should discuss these matter in planning. तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म नेसेसरी है फॉर द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द, तो जब कोई ऑडिट एविडेंस मिलता है तो उसका क्रिटिकली असेसमेंट करने के लिए प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म जरूरी होता है। इवन तब भी जब आप असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एंड असेस द ऑडिट एंड रिमेनिंग अलर्ट टू ऑडिट एविडेंस दैट इज नॉट बायस्ड टुवर्ड कोरैबोरेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिस्क दैट में कॉन्ट्राडिक्टरी। तो जब आप एविडेंस देखते हो और कोई एविडेंस आपको कह रहा है कि ये जो एविडेंस है और जो हमने पहले एविडेंस लिए थे उसमें और इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, तो आपका दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कहीं ये किसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट की तरफ हमको इंडिकेट तो नहीं कर। वो कुछ सर्टेन एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे जहां से आपको ये चीज समझ में आएगी। क्लियर है भाई? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म एटीट्यूड है जब आप ये काम कर रहे हो, जब आप ऑडिट एविडेंस को असेसमेंट करते हो, जब आप प्लानिंग करते हो, जब आप सब कोई भी काम, जब आप प्रोफेशनल जजमेंट लेते हो, तो प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म वो एटीट्यूड है जो आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। तो कुछ सर्टेन एग्जांपल्स कि जैसे मान लो एक एविडेंस आपको मिला और दूसरा एविडेंस आपको मिला और दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते थे, कर रहे हैं, तो अब आप आगे बढ़ जाओगे अपनी ऑडिट में या फिर आप क्वेश्चन करोगे अपने क्लाइंट से कि भाई ऐसा क्यों है? क्या करोगे आप? क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन करोगे, आप क्लाइंट से पूछोगे कि भाई ये ऐसा क्यों है यहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है दैट ब्रिंग्स इन द क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरी, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपको मिली है और अब आपको लग रहा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट आपके क्लाइंट ने दिए वो क्लाइंट डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, तो फिर आप आगे बढ़ोगे, अपने क्लाइंट से क्वेश्चन करोगे कि भाई क्या है, या फिर आप उसको फर्दर एविडेंस मांगोगे। क्या करोगे आप? फर्दर एविडेंस मांगेंगे, फर्दर। क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ऐसी कंडीशंस जैसे कि फ्रॉड होते हैं या फिर सर्कमस्टांसेस जो ये बताते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स इन एडिशन, मतलब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो जो हमको प्रोसीजर्स बताते हैं ना उनसे बियॉन्ड जाके भी काम करना। तो देखो ऑडिट जो हमारे ये स्टैंडर्ड्स हैं ये लिमिटेशन नहीं है आपके काम करने की कि भाई इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कर रहा। अगर आपका प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म करता है कि भाई मुझे इससे आगे जाकर के काम करना पड़ेगा, तो आप उससे आगे जाके भी काम कर सकते हो, आप डिफरेंट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? इंपॉर्टेंट ये कि भाई मैं सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यू एंड फ्री व्यू का ओपिनियन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं तो मैं वो सब काम कर सकता हूँ, वो सब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड लगते हैं। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब एक सर्टेन एग्जांपल ही लोग देते हैं कि एक कस्टमर है हमारे क्लाइंट का जिसको कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है और जिसने अपने पिछले 6 महीने से इनवॉइस का पेमेंट नहीं किया। ठीक है। और जबकि हमारी क्रेडिट टर्म सिर्फ 10 दिन की है, मतलब आपका क्लाइंट सिर्फ 10 दिन के लिए उधार देता है और आपके क्लाइंट के कस्टमर ने पिछले 6 महीने से अपना पैसा रीपेमेंट नहीं किया, ये इंफॉर्मेशन आपको मिली है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि क्या पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, यहाँ प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म अप्लाई करना है, क्या आएगा दिमाग में? कि डेटर की जगह शायद क्रेडिटर में नहीं नहीं, नाम लिख दिया। वही सोचो ना, क्योंकि मैं किसी से पैसा मांगता हूं
तो मेरी वो डेटर है, एसेट है वो मेरा। यस। जब आपकी बुक्स में एसेट्स ज्यादा होंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन लगेगी या कमजोर लगेगी, क्या लगेगी? स्ट्रेंथन। अब डेटर भी तो एसेट ही है ना। अब आप ये कह रहे हो कि भाई ये मेरा डेटर है जिससे मैं पैसा मांगता हूँ, ठीक है। आपका उधार देने का टाइम सिर्फ 10 दिन का है और 6 महीने से नहीं दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है बैड डेब्ट हो गया हो, ये पैसा है ही नहीं, इसको राइट ऑफ नहीं किया क्लाइंट ने, ये पॉसिबल मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि भाई बुक से स्ट्रेंथन दिख रही है तो उसने कहा कोई बात नहीं, दिखाते रहो इसको डेटर की तरह। यस और नो? यस सर। हम्म। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म कहता है कि भाई ये सोचो कि इसका पॉसिबल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन ना, धीरे धीरे आप इसको सीखोगे। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस सर। अब एग्जांपल दो, एन ऑडिट क्लाइंट इज बीइंग स्यूड बाय एन एक्स एम्प्लॉय फॉर अनफेयर डिसमिसल। हमारे क्लाइंट ने अपने किसी एम्प्लॉय को अनफेयर डिसमिस कर दिया था, ठीक है। उसने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, आपके क्लाइंट के ऊपर। अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब इससे आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या प्रोबेबल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है, सोचो। लगाओ, दिखाओ, दिमाग लगाओ। आपके क्लाइंट के एक एम्प्लॉय ने उसके ऊपर लॉ सूट फाइल कर रखा है क्योंकि उसको नौकरी से गलत तरीके से निकाल दिया। तो वो क्या चाह रहा होगा, पहले ये सोचो। कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन चाह रहा होगा। अब आपके क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये बात नहीं दिखाई है, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिस, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आपके क्लाइंट को अच्छा खासा कंपनसेशन देना पड़ सकता है। तो ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए ना, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब उन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया, जब उनको पता है कि भाई हमारे अगेंस्ट में लॉ सूट डिसाइड हो सकता है और अच्छा खासा को इस चीज का प्रोविजन हमको बनाना, आपके क्लाइंट को ये मिस स्टेटमेंट हो सकता है। आ गया समझ में बेटा, क्लियर है, आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मेजर कंसेप्ट हो गए। कल मटेरियल डी का कंसेप्ट पढ़ेंगे आगे। कल मतलब संडे नहीं, मंडे को, है ना, मंडे को हम लोग मटेरियल डी का कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई? ओके सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सिमरन जो पढ़ा रहा हूँ भी? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट। बाय सर।